कहानी स्टार्ट होती है हीलियम पॉजिटिव के साथ और ये कह रहे कि भाई इनकी जो 4s या 4d या 4p की एनर्जी है वो एक जैसी रहनी है, लेकिन अगर हीलियम के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटा दी तो कहानी में चेंज है। फिर वो कहते कि ना अब इस वाली केस में तो इनकी एनर्जी अलग होगी, तभी तो अबॉव प्रिंसिपल पढ़ा है तुमने। तो अबॉव प्रिंसिपल पढ़ा है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि ना जी ऐसा कुछ होगा नहीं। मगर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने ये बातें एज्यूम करी है क्या, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। ये कह रहे देखो जी यहाँ पे n के बारे में बातें करी है, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो तुमने 4s लिखी, 4p लिखी, 4d लिखी, 4f लिखा, इसमें n की वैल्यू तो 4 है ना, l की वैल्यू मर्जी कुछ भी हो। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू हर बार चेंज हो रही। लेकिन अगर बोस के फॉर्मूलों की तरफ देखें तो बोस के फॉर्मूले में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे n की जगह है, n के लिए स्पेस है, l के लिए कोई स्पेस है ही नहीं। तो ये बातें सही है कि आप चाहे 4d की बात कर लो, 4f की बात कर लो, आपकी मर्जी जो भी कर लो, एनर्जी उसके बराबर होनी है, क्योंकि इस वाली जगह पे आपने बार बार क्या लिखना है, 4 होल स्क्वायर। उसके बाजू में क्या लिखा है, एल के लिए कोई स्पेस है नहीं, तो उसमें इंसर्ट करने का कुछ फायदा भी नहीं है। और फिर यहाँ पे उन्होंने बातें करी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ही डिपेंड। लेकिन एक सवाल रह जाते हैं कि अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब कर दी तब क्या हो सकते, तब ये बातें सही क्यों नहीं होती? तो आंसर ये है, जैसे ही तुमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करी, बोस थ्योरी पैरालाइज हो जानी है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करी तो बोस थ्योरी ने खुद को पैरालाइज सा महसूस करना है। तो फिर यहाँ पे हैमिल्टन ऑपरेटर, नाम तो सुना होगा, ये हैमिल्टन ऑपरेटर ये काम करता है। तो ये वेव फंक्शन है, ये एनर्जी है, ये वेव फंक्शन है, इसके ऊपर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बना रखी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर तुम्हें समझ नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसे इस वाले फॉर्म में लिखते हैं EI प्लस E और जो लेटर भी x। ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये पार्ट है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये पार्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हमने जब कंसीडर कर, इन दोनों के बीच भी कुछ है। अगर इन दोनों के बीच का एक पार्ट निकाले तो उस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू सब कुछ पहले जैसा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो इस वाली केस में यहाँ पे लिखा जेड स्क्वायर, ये जेड इफेक्टिव स्क्वायर लिखा बाई एन स्क्वायर। तुम कहोगे कि पहले तो हमने जेड लिखा था, अब भैया ये जेड और जेड इफेक्टिव में इतना क्या अंतर आ गया कि हमने कहानी ही चेंज कर दी। अंतर आया, जो डिफरेंस है वो ये कि अगर तुमने जेड इफेक्टिव निकाली तो स्लैटरस रूल तुमने पढ़ा होगा, और स्लैटरस रूल के अंदर हम 2s और 2p को भी इंटरचेंज करते हैं। स्लैटरस रूल के अंदर हमने 2s, 3s, 3p इन सब के बीच की वैल्यू निकाल के इंडिविजुअली चेक करी है और ये पता करा है कि इनमें कभी भी 2s और 2p की जेड इफेक्टिव बराबर नहीं हो सकती। तो ये जो डाटा हमने यूज करा स्लैटरस रूल यूज करके, वो हैमिल्टन ऑपरेटर को यूज करा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली और फिर ये इस तरीके का एक टेंटेटिव पार्ट निकाला। तो कई बार लोग रट्टा मार लेते हैं कि जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहाँ पे n के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, 6s और 6f इन सब की एनर्जी बराबर होनी है। लेकिन जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं करता, इसके बारे में लोग साइलेंट हो जाते हैं।